सभी को नमस्कार साथियों। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन। आप जैसा कि सभी जानते हैं कि मैं इस अपने यूट्यूब चैनल पर छठी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटीज़ कवर करा रहा हूं और इसी अनुक्रम में चलते हुए आज हमारा छठी कक्षा की इतिहास की पुस्तक का पाठ 3 रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, जैसा कि आज हमारा अध्याय 3 रहेगा जिसका नाम है आरंभिक नगर। अच्छा, ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं और आगे किस प्रकार से हम इस चैप्टर को चलाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आज जैसे मैं बता देता हूँ कि आज का जो मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ ना, तो ये मैं दो भागों में बनाऊँगा। ठीक है, जो पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, जो पार्ट 1 रहेगा हमारा, वो पार्ट 1 में केवल और केवल हम नगरों के विषय में ही बात करेंगे। ठीक है, हो सकता है उनकी कुछ मैं विशेषताएं शामिल कर दूं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो इस पार्ट में नहीं दी गई हैं, हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई हैं, है ना। तो मैं इसमें जोड़ता चलूँगा और साथ ही याद रहें कि आज जो इस पार्ट से अलग है, मान लीजिए जो नाम हम देख रहे हैं इस चैप्टर का आरंभिक नगर, है ना। तो जो ये चैप्टर हम पढ़ेंगे केवल और केवल इसमें जो इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे वो आरंभिक नगरों के विषय में ही पढ़ेंगे। ठीक है, और जो मैं पार्ट 2 डालूँगा उस पार्ट 2 के अंतर्गत, है ना, उस पार्ट 2 के अंतर्गत इससे संबंधित जो अलग कुछ जानकारियाँ होंगी आपको उसमें समाहित मिलेंगी। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे और मेरा इस तरीके का पढ़ाना आपको पसंद भी आएगा। ठीक है, चलिए आज जैसा कि हमारा चैप्टर है कि आरंभिक नगर, तो हमने काफ़ी पढ़ा कि जो सिंधु नदी थी, है ना, उसके आसपास के जो नगर विकसित हुए थे, तो वो आसपास के नगर जो विकसित हुए थे वो 4700 वर्ष पूर्व हुए थे, है ना, हमने पढ़ा भी था। और इसी के साथ साथ हमने गंगा के और उसकी सहायक जो नदियाँ थीं उसके आसपास के नगरों के विषय में भी पढ़ा था। और वो सारे नगर जो थे वो 2500 वर्ष पहले आए थे, है ना, अरब उनका विकास हुआ था। आज हम जो पढ़ेंगे इन्हीं नगरों के विषय में काफ़ी विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि पहले हम आज जो पढ़ रहे हैं, हमारा जो पहला टॉपिक है कि हड़प्पा की कहानी। तो मतलब इसमें जो हड़प्पा सभ्यता है उस पे आसपास के जो नगर हैं उनके विषय में पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए थोड़ा सा हड़प्पा की जो कहानी है एक बारी यहाँ से जान लेते हैं और नोट्स भी बनाते हुए चलें तो अच्छा रहेगा। और पेन और कॉपी, जैसा कि मैं हर बार ही बोलता हूँ, आप अपने साथ ज़रूर रखें। चलिए तो थोड़ा जान लेते हैं। जो ये हड़प्पा की जो कहानी है तो इसमें कुछ ऐसा है कि लगभग 150 साल पहले जो ये हड़प्पा पुरास्थल है, ठीक है, ये मिला। अब ये किस प्रकार मिला कि यहाँ पर कुछ पंजाब के अंतर्गत पंजाब के अंदर पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो इस काम में जुटे जो इंजीनियर लोग थे ना, उनको अचानक ही इस हड़प्पा प्रस्थल मिला। ठीक है, जो अभी हम आधुनिक काल में देखें तो हमें ये आधुनिक पाकिस्तान में मिलता है, वर्तमान में देखें तो पाकिस्तान में मिलता है। अब क्या था, उन्होंने तो सोचा कि यह एक खंडर है, तो यहाँ से अच्छी अच्छी जो ईंटें थी, है ना, चुन चुन के वो निकाल ली। ठीक है, उन्हें क्या पता था कि ये ऐसा प्राचीन वो होगा, कोई प्रस्थल होगा, ये कोई नगर होगा। ठीक है, और जो ईंटें निकालते जा रहे थे, ये हड़प्पा जो सभ्यता है या यहाँ के जो नगर हैं इनकी ईंटें थी। उन लोगों ने तो इससे खंडर सोचा, हालांकि ये अब खंडर बन चुका था, लेकिन ये हमारी बहुत पुरानी संस्कृति से एक सम्मिलित था, है ना। फिर क्या हुआ, जब उन्होंने तो ये खंडर समझकर इसकी ईंटें उखाड़ ली। लेकिन फिर क्या हुआ, लगभग देखा जाए तो 80 साल से पहले, ठीक है, 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस प्रस्थल की खोज की, इस स्थल की खोज की है। फिर उन्होंने जानकारी मिली कि यह जो पुरास्थल है ये सबसे पुराने शहरों में से एक है और इसकी खोज सबसे पहले होने के कारण
इसके जो आसपास के जो नगर थे, इसमें जो आसपास के जो नगर जो प्रास्थल मिले और उन प्रास्थलों के पास में जो इमारतें मिली, जो चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता कहा गया। और इस जो ये जो शहर जो मिले, इन शहरों का जो इन शहरों का निर्माण हुआ वो लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ। जैसा कि हमने पढ़ा था, जो सिंधु नदी थी और उसकी सहायक नदियों के जो आसपास के नगर मिले थे वो सभी नगर 4700 वर्ष पूर्व के थे, है ना, हमने पढ़ा भी था। तो उसी बारे में ये कुछ जानकारी दी गई है जो हमने अभी पढ़ी है। ठीक है, अब इसमें से जो बातें मैं बोल रहा हूँ आप उसे नोट करना चाहें तो कर सकते हैं कि लगभग 150 साल पहले हड़प्पा प्रस्थल मिला जो वर्तमान आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। फिर भविष्य में लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों द्वारा इस स्थल की खोज की गई। फिर उन्हें जानकारी मिली कि यह पुरास्थल सबसे पुराने शहरों में से एक है, जिसकी खोज सबसे पहले होने के कारण इसके आसपास के मिलने वाले पुरास्थलों में इमारतें और चीज़ें, इन सब को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। इन शहरों का निर्माण 4700 वर्ष पहले हुआ। ठीक है, चलिए आगे। चलिए, जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा इनकी विशेषताओं से संबंधित है, तो मैं विशेषताओं को इसमें समाहित करना चाहूँगा हमारे फर्स्ट पार्ट में जो है। ठीक है, तो जैसा कि देखिए, जो अगर यदि हम पहले विशेषताओं की बात करें तो इससे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो नगर थे, है ना, ये जो नगर हमने पढ़े इन नगरों के बारे में, ये नगर आधुनिक काल में कहाँ मिलते हैं, आज वर्तमान में कहाँ हैं। तो ये जो नगर हैं ये आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बनाए गए थे, पत्थर, बाट। अच्छा, बाट से तात्पर्य है यहाँ पर, जैसा कि हम देखते होंगे जो हम कभी सब्जी लेने जाते हैं तो वो लोहे का वो रखते हैं ना तोलने के लिए, उसे बाट कहा जाता है। मोहरें से सभी परिचित होंगे, जो पैसे मोहरे कहते हैं। और मटके जो होते हैं उनको मनकों के रूप में जाना जाता है। और तांबे के उपकरण, पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। ठीक है, तो एक बार ये नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जो ये आधुनिक पाकिस्तान में, ये पंजाब में मिले हैं, है ना। ये जो नगर हैं आज आधुनिक पंजाब में, आधुनिक जो पाकिस्तान है वहाँ के पंजाब में, और भारत का जो पंजाब है, ठीक है, आधुनिक जो पाकिस्तान है उसके पंजाब में, और जो भारत का जो पंजाब है उसमें भी मिले हैं। और हरियाणा, गुजरात और राजस्थान जो कि भारत के अंतर्गत आते हैं, है ना, ये सभी इन सभी स्थानों पर मिले हैं। चलिए, और आगे हम इनकी विशेषताओं की अगर बात करें तो इन नगरों की विशेषता क्या थी। अच्छा, हमने देखा था कि 2500-4700 वर्ष पूर्व, है ना, इन नगरों के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, परंतु इन नगर के बारे में इतना हमें पढ़ने को नहीं मिला था। ठीक है, और इस जो चैप्टर में भी दिया गया है वो हालांकि दिया हुआ है काफ़ी हद तक, परंतु इस चैप्टर में इतना नहीं दिया गया है। ठीक है, तो मैं आशा करूँगा जो मैं आपको बोलूँगा वो आप नोट डाउन करते चलें। ठीक है, जैसे कि ये जो विशेषता के बारे में बता रखा है ये तो बता रखा है, परंतु जब ये अभी हम मैप पढ़ेंगे तो उस मैप में कुछ नगर हैं। ठीक है, उस नगरों के विषय में कुछ जानकारी है, यदि आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इन नगरों की विशेषताएं क्या थी, इन नगरों की विशेषताएं क्या थी, या ये जो नगर थे ये 2 या उससे
अधिक हिस्सों में विभाजित थे। ठीक है, 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित थे। और ये जो पश्चिमी भाग जो था, है ना, ये छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। और यदि हम पूर्वी भाग की बात करें तो ये बड़ा था लेकिन निचाई पर बना हुआ था। क्या हुआ, जो ऊंचाई वाला भाग था तो उसको पुरातत्वविद जो थे, ठीक है, ऊंचाई वाला भाग था और जो पुरातत्वविद थे उन्होंने नगर दुर्ग नगर दुर्ग कहा। ठीक है, जो ऊंचाई वाला भाग था उसको तो पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा, और जो नीचा वाला भाग था जिसको हम अभी पूर्वी पढ़ रहे हैं वो निचला नगर कहलाया गया। ठीक है, अब क्या है, जैसे कि जो ये कुछ नगरों के जो कुछ नगरों के जो दुर्ग में, ठीक है, मतलब अभी हमने पढ़ा कि दुर्ग किन्हें कहते थे, दुर्नगर किन्हें कहते थे, जो छोटे होते थे परंतु ऊंचाई पर बने होते थे। तो ऐसे जो कुछ नगर थे उनके जो दुर्ग नगर थे ना, उनमें कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। जैसे कि यदि हम बात करें तो मोहनजोदड़ो है ना, कालीबंगा है, लोथल है, ये कुछ नगर हैं जिनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे तो क्या होता था, इनकी जो विशेषताएं मैंने अभी नगरों में कुछ ये जो मैंने पढ़ाया है, आशा करता हूँ कुछ नोट कर रहे होंगे आप लोग। ठीक है, आगे जैसे कि जो ये जो नगर थी, इनकी विशेषताओं की अगर बात करें तो ये इनकी जो दीवारें जो होती थी ना, 4 दीवारें जो होती थी वो पक्की ईंटों से बनाई जाती थी, और ये सोचते हुए, ये समझते हुए बनाई जाती थी कि ये काफ़ी लंबे समय तक खड़ी रहें और ये काफ़ी मजबूत होती थी। ठीक है, और ये हज़ारों साल होने के बाद भी आज तक ये खड़ी रहीं। ठीक है, इनकी चिनाई कुछ इसी प्रकार से की जाती थी ताकि ये खूब मजबूत रहें। ठीक है, और क्या था, जो ये कुछ जैसा मैंने बताया कि कुछ नगर थे जिनमें दुर्ग नगर थे, दुर्ग नगर थे इनमें कुछ खास इमारतें बनाई गई थी, जैसे मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो के अंदर जो एक खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविद जो थे उन्होंने महान स्नान घर के नाम से जाना, बोला या उन्हें पुकारा। ठीक है, और ये जो तालाब था, इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर जो होता है, ठीक है, उसका इस्तेमाल किया जाता था, और पानी जो है वो रिसाव ना करे। ठीक है, वो रिसाव को रोकने के लिए इस प्लास्टर के ऊपर जो चारकोल के बारे में आप पढ़ा होगा, उस चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। ठीक है, फिर क्या होता है, ये जो दोनों जो ये हमने पढ़ा इस स्नान घर के बारे में, इसमें दोनों तरफ सीढ़ियाँ होती थी स्नान घर में उतरने के लिए, और चारों ओर जो इस स्नान घर के कमरे हुआ करते थे। ठीक है, और साथ में एक जो क्या कहते हैं इसमें क्या, ये दोनों साइड जो सीढ़ियाँ होती थी, चारों ओर कमरे हुआ करते थे। इसके साथ साथ ये जब इसको प्रयोग कर लिया जाता था, है ना, एक बार प्रयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। तो इस चीज़ से यह पता लगता है कि जो ये स्नान घर था, ये किसी, या तो ये हो सकता है किसी खास उत्सवों पे, है ना, या फिर खास कोई विशेष व्यक्ति आता हो उसके लिए यूज़ किया जाता हो, है ना, या फिर किसी खास उत्सव पे इसका प्रयोग किया जाता हो, है ना, और केवल यही लगाया जा सकता है इसका अनुमान। वैसे ही अगर हम कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों की बात करें, कालीबंगा और लोथल जैसे कुछ अन्य नगरों की बात करें तो यहाँ पे भी अग्निकुंड मिलते हैं यहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। ठीक है, हड़प्पा है नगर है, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह से तो आप शायद जानते ही होंगे, परिचित होंगे, भली बात ही कि भंडार गृह, जैसे कि आज हम अगर अपने गांव जाते हैं तो हमें भंडारण की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ, मैंने पहले भी वीडियोस में बोला था, भंडार गृह किन्हें कह सकते हैं कि जहाँ पे अनाज कहीं बड़ी मात्रा में इकट्ठा कर लिया जाता है, और इसी वहाँ पे हो सकता है इस टाइम पे जो राजा महाराजा हुआ करते थे या जो शासक हुआ करते थे, वो शासक बड़ी मात्रा में सोना चांदी या फिर महंगी महंगी चीज़ें एकत्रित कर कर उनका भंडारण करते होंगे, है ना। चलिए, अच्छा, आज हम ये ज़रा मैप पढ़ लेते हैं, और इस मैप में जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं ज़रा उनके विषय में पढ़ते हैं। ठीक है,
चलिए, तो हमारा जो पहला रहेगा, हम पढ़ेंगे राखी गढ़ी के बारे में। आप एक हेडिंग डाल लीजिए, राखी गढ़ी। ठीक है, तो आप एक हेडिंग डाल लीजिए, राखी गढ़ी जी। पहले हेडिंग डाल दीजिए, राखी गढ़ी। ठीक है, तो राखी गढ़ी के बारे में मैं बता रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि आप ये जो बातें हैं इसे नोट कर लें। तो जो ये राखी गढ़ी है, ये हरियाणा के जिंद, हरियाणा के अंदर एक जिंद ज़िले हैं, हरियाणा के जिंद में सरस्वती तथा दृष्टि, सरस्वती तथा दृष्टि नदियों के शुष्क क्षेत्र में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है। पुनः बोल रहा हूँ, आप नोट डाउन करते रहें। हरियाणा के जिंद जिले में सरस्वती तथा दृष्टद्युति नदियों के शुष्क क्षेत्र में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है। ठीक है, इसी के अंदर एक सब पॉइंट बना लीजिए, रावी गढ़ी के अंदर ही सब पॉइंट बना लीजिए। यह धौलावीरा के बाद दूसरा विशालतम ऐतिहासिक नगर है। इसकी प्रमुख नदी और इसका उत्खनन में अमरेंद्र नाथ द्वारा किया गया। यह तीसरा इसका सब पॉइंट लिख लीजिए, तीसरा सब पॉइंट लिखिए। यहाँ मातृ देवी अंकित एक लघु मुद्रा भी प्राप्त हुई। ठीक है, आप दोबारा नोट डाउन कर लीजिए एक बारी, जो उसका दूसरा पॉइंट था कि यह धौलावीरा के बाद दूसरा विशालतम ऐतिहासिक नगर है। इसकी प्रमुख नदी गगर है। इस नगर का उत्खनन 1997 से 1999 में अमरेंद्र नाथ द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा जो मैंने बोला है। और आगे हमारा जो दूसरा नगर रहेगा जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो रहेगा धौलावीरा, है ना। आप एक बारी धौलावीरा हेडिंग डाल लीजिए और उस बारे में लिखिए धौलावीरा हेडिंग डाल के लिखिए। गुजरात के कच्छ जिले की भचाऊ तालुका में स्थित एक पुरातत्व स्थल है। इसका नाम किमी दक्षिण में स्थित ग्राम पर पड़ा है। किमी दक्षिण में स्थित ग्राम पर पड़ा है, जो राधनपुर से 165 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब इसी में आप सब पॉइंट बना लीजिए दूसरा और लिखिए। धौलावीरा 5000 साल पहले विश्व के सबसे व्यस्त महानगरों में गिना जाता था। ठीक है, अब इसी में एक और थर्ड पॉइंट बना लीजिए, सब पॉइंट बना लीजिए और लिखिए। उस जमाने में लगभग 50,000 लोग यहाँ रहते थे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि रावी गढ़ी के बारे में और धौलावीरा के बारे में आपने, आशा करता हूँ, इसे
नोट डाउन कर लिया होगा, और यदि नहीं किया है तो पॉज करिए, पीछे करिए और दोबारा से इसे लिखिए, ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात ये कि ये जो मैंने बताया कि राबीगढ़ी और धौलावीरा, ठीक है, इन्हें एक बारी मैप पे चेक कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर मेरे पास मैप नहीं है इस टाइम पर, वरना मैं आपको दिखाता। पर आप जाइए गूगल पर और एक बारी प्रयास कीजिए और इन्हें चेक कीजिए, ठीक है। चलिए आगे, आगे कौन ठीक है, चलिए आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं, चनहुदड़ों के बारे में, ठीक है। तो चनहुदड़ो जो है यह एक जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो हम ये पढ़ रहे हैं चनहुदड़ो के बारे में, यह सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय जो झुकर चरण है ना, से संबंधित एक पुरास्थल है। यह सिंधु घाटी के सभ्यता के नगरीय झुकर चढ़क से संबंधित एक पुरास्थल है। यह जो स्थल है ये मोहनजोदाड़ो, जो हमने पढ़ा है, ये जो मोहनजोदाड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, और यह 4000 से 1700 ईसा पूर्व में बसा। ये जो 4000 से 1700 ईसा पूर्व में बसा माना जाता है। और इस स्थल को इंद्रगोप, आई थिंक, हाँ, इंद्रगोप मनको के निर्माण स्थल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो मैं एक बार आपको बोल रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए कि यह सिंधु घाटी सभ्यता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा चंद्रहुदड़ो, ठीक है। चंद्रहुदड़ो हेडिंग डालने के बाद आप पहला पॉइंट डालिए और लिखिए, यह सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय झुक्कड़ चरण से संबंधित एक पुरातत्व स्थल है। यह स्थल मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह स्थित है तक लिख लिया ना आपने, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट डाल लीजिए और लिखिए, यह 4000 से 1700 ईसा पूर्व में बसा हुआ माना जाता है, और इस स्थल को इंद्रगोप मनको के निर्माण स्थल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए, आप आशा करता हूँ आपने जो मैंने ये लिखवाए हैं इनको भली भांति रूप से लिख लिया होगा, ठीक है। और नोट बनाते चलें, और जो लोग नोट नहीं बना रहे हैं वो थोड़ा, मैं जिस तरह बना रहा हूँ या जिस तरह प्रयास कर रहा हूँ बनाने का, आप भी कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे नोट पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ही बनाएं, और मेरे पढ़ाने के बाद में एक बार अपना चैप्टर रीड जरूर किया करें, ठीक है। ये आपके लिए ही लाभदायक है, और ज़्यादा मैं बोलूँगा ज़्यादा आपको इफेक्ट देगा, बहुत अच्छा इफेक्ट देगा यदि आप मेरी वीडियोस देखने के बाद में अपना चैप्टर एक बार पुनः पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। जैसा हमने ये कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में जो अग्निकुंड मिले हैं, ठीक है, ये अग्निकुंड में जो यज्ञ किए जाते होंगे, और हड़प्पा जो मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, है ना। चलिए आगे हम थोड़ा ये नगर और जो ये भवन और सड़कों के विषय में अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको मैं कल की वीडियोस में सम्मिलित करूँगा, ठीक है। आज हम केवल और केवल नगरों के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, आप ये हेडिंग डाल लीजिए, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, ठीक है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था धोलावीरा के बारे में, ठीक है। ये कक्ष के जो
इलाके एक खदीर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा हुआ है। ठीक है, वहाँ क्या है, वहाँ साफ़ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। वहाँ की ये विशेषताएं बता रहा है कि जो वहाँ साफ़ पानी था और वहाँ की जो ज़मीन थी वो विशेषताएं थी। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगरें नगरें जो थे 2 भागों में विस्तृत थे, विविध थे, और लेकिन परंतु जो ये धोलावीरा नगर था ये 3 भागों में बटा हुआ था। इसके हर किस्से के चारों ओर जो थे, ये जो हर किस्से जो चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ठीक है, इसके अंदर जो जाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रवेश द्वार भी था। मतलब जब हम कभी के बार अब हम अपने मन में सोचते हैं कि यार ये कैसा होगा उस टाइम पे, है ना, किस आज तो खैर खंडर बचा है, लेकिन उस टाइम पे किस प्रकार का लगता होगा। तो मैं कभी क्या सोचता हूँ कि जो हम इतिहास पढ़ते हैं ना, तो इसमें और ज़्यादा मन लग जाता है। कई बार लोग क्या कहते हैं कि जो इतिहास हम पढ़ते हैं ये थोड़ा बोरिंग टाइप का लगता है, इसमें मन नहीं लगता पढ़ने का, है ना। कई बार हमने ऐसा बहुत सारे लोगों के मुँह से सुना होगा। और हालांकि हम जो वीडियोस देख रहे हैं कुछ लोग, उनके भी मन में ये भाव रहा होगा ये, और रह रहा होगा। परंतु मैं आपको बोलूँ, आप जब भी इतिहास पढ़ें तो कोशिश करें कि आप उसमें खोने की कोशिश करें। उसकी जो छोटी छोटी बातें हैं उसको समझें। समझने के बाद आप उसमें उसमें खुद को कोई एक अपना कोई भी कैरेक्टर माने और सोचें कि मैं ये हूँ। ठीक है, इस तरह पढ़ने की कोशिश करें तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इतिहास से एक अच्छा लगाव लगेगा और आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। ठीक है, और यदि मैं सच बताऊँ तो जब तक हमारा मन किसी सब्जेक्ट को पढ़ने का ना करें तो वो सब्जेक्ट इतने अच्छे से हमें समझ ही नहीं आता है। ये एक सत्य है, पर हालांकि ये थोड़ा कड़वा है, पर ये सत्य है कि समझ नहीं आता है। तो कोशिश करें कि आप उस चैप्टर में अपना मन लगाएं। ठीक है, उस सब्जेक्ट में अपना मन लगाएं, फिर पढ़ें, क्योंकि आप जब तक मन नहीं लगाएंगे तो समझ नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए, जैसा कि हम इसके बारे में बात कर रहे थे धोलावीरा के बारे में, और मैं कुछ और बातों में ही चला गया। चलिए, थोड़ा बहुत मन कर्म भी होना चाहिए, है ना। चलिए, जो हम धोलावीरा के बारे में बात कर रहे हैं, तो धोलावीरा जो है ये 3 भागों में बटा हुआ था, और इसके जो चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर एक बहुत बड़ा प्रवेश द्वार था। ठीक है, एक खुला हुआ मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम कराए जाते थे। ठीक है, फिर क्या था, यहाँ मिले कुछ जो ये अवशेष हैंगे, कुछ अवशेष मिले हैं जो कि जो हड़प्पा जो हमने लिपि के बारे में पढ़ा था या नहीं, या फिर जिसमें चैप्टर में पीछे है, तो कुछ लिपियाँ थी हड़प्पा की जो कि आज तक वैज्ञानिकों ने पढ़ नहीं पाई, समझ नहीं आई किसी के भी। ठीक है, तो उन जो हड़प्पा की जो बड़ी बड़ी जो हड़प्पा की जो लिपि के जो अक्षर थे वो पत्थरों में खुदे पाए गए थे। ठीक है, तो इन अभिलेखों को जो जो ये थे अवशेष थे हड़प्पा लिपि के, ये बड़े बड़े ये अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था, जो लकड़ी थी उसमें जड़ा गया था अक्षरों को। लेकिन ये जो है जो लकड़ी में जड़ा गया जो अवशेष मिला है, ये माना जाए तो सबसे अनोखा अवशेष माना जाता है। और ये क्यों माना जाता है, मैं आशा करता हूँ आप थोड़ा दिमाग पर जोर डालें तो आपको याद आएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, वहाँ जो मुद्रा थी, जो मोहरें थी ना, तो उन मोहरों पर केवल जो पत्थर हुआ करते थे उन्हीं पर ही मोहरों पर लिखा जाता था। अक्षर जो थे उत्कीर्ण किए जाते थे पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। परंतु ये जो लकड़ी का अवशेष मिला, ये बहुत अनोखा अवशेष था। ठीक है, क्योंकि आमतौर पर जो हड़प्पा में जो मिलते थे, ये जो मोहरों पर मिलते थे, और जो मोहरें जो कि पत्थरों पर मिलती थी, ठीक है, पत्थरों की होती थी, उन पर ये लिखे हुए मिलते थे। लेकिन ये जो लकड़ी का मिला है तो ये सबसे अनोखा अवशेष था। ठीक है, चलिए आगे। हाँ, एक और ये नगर है जो कि हम पढ़े भी, इसके बारे में हमने पढ़ा भी, लोथल नगर के विषय में। ठीक है, जरा पढ़ते हैं लोथल नगर के विषय में पढ़ते हैं एक बारी। जो गुजरात की ये खंबात की खाड़ी है में मिलने वाली एक सारस्वती नदी
सारस्वती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। अच्छा, ये जो कच्चा माल है इस बारे में हम जानते हैं एक बार कच्चा माल कहते कैसे हैं। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे क्या सभी लोग जानते होंगे जो, लेकिन कुछ बच्चे या फिर कुछ ऐसे लोग वीडियोस देख रहे हैं जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है ना, तो हो सकता है उनको इस विषय में जानकारी ना हो। ठीक है, तो कच्चा माल जो होता है, मान लीजिए कि यदि हम चीनी की बात करते हैं, ठीक है, तो चीनी के लिए जो कच्चा माल है वो कच्चा माल वह कहलाएगा जो जिससे सम्मिलित होकर वो चीनी मिल बन रही है। ठीक है, संभवतः गन्ना गन्ना एक कच्चे माल के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यदि हम बात करें, हम फ्रिज बना रहे हैं, ठीक है, या फिर हम कुछ भी लोहे की चीज़ बना रहे हैं, अलमारी बना रहे हैं या किसी भी चीज़ को बना रहे हैं, तो उसके लिए जो लोहा इस्पात जो है, अयस्क जो है, लोहा अयस्क जो है, इस लोहा है, ठीक है, वो एक कच्चे माल के रूप में जाना जाएगा। तो जो कच्चा माल जो माना जाता है, ठीक है, जो कच्चा माल माना जाता है, मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आगे जो ये लोथल नगर के बारे में पढ़ा, यहाँ जो कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से कीमती जो पत्थर था वो मिल जाता था। ठीक है, जो पत्थरों में क्या वो शंख मिलते थे, पत्थर और शंख और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। जो लोथल नगर था यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, क्या था, इस नगर में एक भंडार गृह भी था और इस भंडार गृह से कहीं मोहरें, मुद्रकन तथा मोहरबंदी गिल्ली मट्टी पर दबाने से बनी उनकी छवि मिली है। जो ये लोथल जो था, लोथल का जो बंदरगाह था, यह बड़ा तालाब लोथल का एक बंदरगाह रहा होगा। जैसा कि ये बड़ा आप तालाब देख रहे हैं, आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा, है ना, तो ये लोथल का हो सकता है बंदरगाह रहा होगा। यहाँ समुद्र के रास्ते आने वाला नावें रुकती थी और संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। ठीक है, आगे क्या था, जो यहाँ पर जो इमारतें मिली हैं वहाँ पर संभव जो मनके हमने पढ़े, जो मनके मिले हैं तथा, है ना, वहाँ मनकों का काम होता था और पत्थर के जो टुकड़े अधमरे कुछ मनके भी मिले हैं, जो आधे बने हुए मनके थे वो भी मिले हैं, और मनके बनाने वाले उपकरण तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। ठीक है, आगे हाँ, हम जरा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये बोला गया है कि इस भंडार गृह, यहाँ पर एक भंडार गृह भी था और इस भंडार गृह से कहीं मोहरें और मुद्रकन या मोहरबंदी, अच्छा, ये जो मोहरें या मुद्रकन या मोहरबंदी जो बताया गया, एक बार इसके बारे में आप जान लीजिए। क्या होता था, आप देखते होंगे कि मान लीजिए आप किसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, या आपने देखा होगा आपके पास जो डिलीवरी बॉय आता है, ठीक है, मान लीजिए आपने किसी ने बहुत बढ़िया कंपनी के कोई शूज़ मंगाए, जूते मंगाए, ठीक है, तो उन जूतों या फिर कोई फ़ोन मंगाया, ठीक है, तो उसकी जो पैकिंग होती है वो बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। ठीक है, उस पैकिंग बहुत ही अच्छी तरीके से होती है और उस पर अलग ही प्रकार की एक टेप लगा दी जाती है, ताकि जब आपके पास वो चीज़ पहुँचे और आपको दिखे तो आपको पता चल जाए कि हाँ, इस सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या होता था, मोहरें तो आपको मालूम ही है क्या होती हैं। ठीक है, मोहरें तो आप अच्छे से जानते ही हैं क्या होते थे। तो ये मोहरबंदी क्या होता था, एक थैला हुआ करता था। ठीक है, उस थैले में वस्तु रख दी, उस थैले में वस्तु रखने के बाद में उससे मोहरबंदी की जाती थी। गीली मट्टी हुआ करती थी, उस गीली मट्टी को चपाट दिया जाता था। ठीक है, उस गीली मट्टी पर उसको दबाकर छाप दिया जाता था और उससे छापने से उसका जो छप जाता था, उसके बाद में यदि जब वो सामान किसी व्यक्ति तक पहुंचता था तो अगर वो फटा हुआ नहीं होता था, वो ख़राब नहीं होता था, हटा हुआ नहीं होता था, तो वो व्यक्ति अच्छे से समझ जाता था कि हाँ, ये इसके साथ सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। ठीक है, और यदि खोला जाता था या फिर तो वो छाप जो थी वो हट जाया करती थी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। हाँ, ये दे रखा है, आप देख लीजिए। मोहरों का उपयोग सामान से भरे उन डब्बों
या थैलों के चिन्ह करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद इनके मुहनों पर गीली मिट्टी से पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते थे। ठीक है, आगे। ठीक है, जो ये आधुनिक पाकिस्तान है, जो आधुनिक पाकिस्तान में सिंध और पंजाब की जो बस्तियां हैं, जो ये उजड़ गई थी। कई लोग, जो हमने अभी पढ़ा था ना, पाकिस्तान के अंदर जो सिंध, जो पाकिस्तान, जो आधुनिक पाकिस्तान है, वहाँ पर जो सिंध और जो पंजाब की जो बस्तियाँ थी वो उजड़ गई थी। और ये जो बताया जा रहा है ना, ये वो बताया जा रहा है जब ये इसका जो हमारी जो इस सभ्यता के हम बारे में पढ़ रहे हैं, नगरों के बारे में पढ़ रहे हैं, जब इनका अंत आ गया था। इनका अंत कब आया, किस प्रकार इनका अंत आया, और फिर अंत आने के बाद में कब जाकर नए शहर बसना प्रारंभ हुए। ठीक है, उस विषय में यहाँ पर जानकारी दी गई है। और ये जो पूरी जानकारी है जो बची हुई है, ठीक है, इस बारे में हम अपने सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो पहला पार्ट मैंने पढ़ाया है और जो इनमें नोट्स करवाया है या फिर जो बातें बताई हैं, वो केवल और केवल आज मैंने नगरों के ऊपर ही बताई हैं और इनकी विशेषताएं इत्यादि को खुलकर नहीं बताया है। ठीक है, तो जो इनकी विशेषताएं हैं, ठीक है, वो हम, या फिर इनकी विशेषताएं, इनकी विशेषताओं से जो कुछ अलग भी है नगरों से, ठीक है, वो सारा हम अपने सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। इसमें जो पढ़ाया गया है वो एक बार समझिए। समझने के पश्चात कुछ चीज़ें आपको हो सकता है जो समझ ना आ रही हों, कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं जो परेशान कर रहे हों, तो उनको एक बार गूगल पे देखिए, ठीक है, या फिर कहीं और चेक कीजिए। आशा करता हूँ आप समझ पाएंगे। ठीक है, और यदि ऐसा होता है कि आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं या कुछ गड़बड़ लग रही है या कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट सेशन में बताइए। मैं आपकी जो परेशानी है उसको समझूंगा और पुनः प्रयास करूंगा कि आपकी जो परेशानी है उसको सुलझाया जाए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।